आप देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं अंत तक। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो उत्तराखंड के एक वो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो रूबरू कराएंगे उत्तराखंड के जो एसएससी पेपर में जो रिलीज हुआ है उसमें जो घोटाला हुआ है वो क्या है प्रकरण, पूरा मामला, उस पर पूरी नजर लगाए हुए हैं हम लोग। लेकिन इसकी सही दिशा जो बता रहे हैं वो है कमल सिंह रावत, जो कि नरेंद्र नगर विधानसभा के जो टीरी गढ़वाल है वहां के ब्लॉक अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। और इन्हीं से एक बात करते हैं इस पूरे प्रकरण में क्या है और ये हाकिम सिंह कौन है। जो जानकारी मिली है कि हाकिम सिंह जो थे प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके ड्राइवर हुआ करते थे, मामूली ड्राइवर, लेकिन आज वो कुछ खास हो गए हैं, यानी कि जिसे कह सकते हैं आम। तो इसी प्रकार पे बात करते हैं हम कमल सिंह रावत से। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, ये एक उत्तराखंड में एसएससी पेपर को लेकर के बहुत बड़ा मामला प्रकरण में आया है, युवाओं को बेरोजगारी का मामला निकल कर आ रहा है। वो क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा प्रकाश डाले जिससे हम अपने उत्तराखंड की जनता को बता सके ये पूरा मामला क्या था और यहाँ पर ईडी सीबीआई ये क्यों नहीं पहुंच पा रही है, बताएं। अभी बात बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपको आज मेरा इंटरव्यू करने के लिए। जी, हमारे यहाँ उत्तराखंड में इस टाइम जो बेरोजगारी है ना वो चरम पर है। वो क्यों है वो आज आपको मैं बताता हूँ। हाकिम सिंह एक मामूली एसडीएम का ड्राइवर था जी। उन एसडीएम साहब का तबादला देहरादून हो जाता है, उनकी पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों तक, बड़े बड़े मंत्रियों तक हो जाती है। अब उसके बाद होता क्या, घोटाला, नौकरी लगाने का एक सिलसिलेवार शुरू होता है। जी जी जी। आज मैं आपको बताऊंगा जितने भी मंत्रियों के जो रिश्तेदार हैं, पीआरओ, वो नौकरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी जानकारी में ये प्रेमचंद गोयल जो स्पीकर हैं, उनके उनके भी एक अपने रिश्तेदार हैं आशीष गोयल, उनकी भी नियुक्ति का मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा आशीष गोयल है, रेखा आर्या जो कैबिनेट मिनिस्टर है। बिल्कुल एक बार नहीं दूसरी बार भी सीएम धामी भी पीछे नहीं रहे इसमें, भी उनके ओएसडी की भी उनकी बीवी भी है। अब ये बताइए, जो कार्यकर्ता, बीजेपी की बात करता हूँ, उनका कार्यकर्ता दिन रात कहता स्वच्छ ईमानदार छवि की सरकार देंगे हम। क्या स्वच्छ ईमानदार छवि की सरकार दी उन्होंने? आप ये बताइए। ऐसा महाराज की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, महाराज हैं, वो भी एक संत हैं। उसी प्रकार सत्यपाल जी तो बहुत पुराने हैं, वो महाराज लगाते हैं और उनके भी अपने रिश्तेदार हैं, पीआरओ के जो है राजन हैं, उनकी नियुक्ति की क्या मामला है, वो भी थोड़ा प्रकरण डाले ना, उनको क्यों छुपा रहे हैं? मैं उनको किसी को नहीं छुपा रहा हूँ, मैं वही सारे, मुझे उस पे आप आने दीजिए जी। सतपाल महाराज हो गए, रेखा आर्य जी हो गई, प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष हो गए, सीएम खुद सीएम धामी जी जी जो उनके ओएसडी, उनकी पत्नी। अब ये बताइए, क्या उन्हीं का अधिकार है इस पे? क्या जो आदमी पेपर पढ़ लिख करके जा रहा है उसका अधिकार नहीं है क्या? आज उत्तराखंड में बेरोजगारी का डंका चरम पर है। आप ये देखिए, उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं बाहर गए हुए, कोई विदेशों में, को कहीं बर्तन मान रहा है, बर्तन मारने के काबिल छोड़ा इन्होंने हमें, जनता को बर्तन मारने की काबिल छोड़े, हमें दूसरे राज्यों में जाकर भीख मांगनी पड़ती है। अभी चंद दिन हुए सरकार को बने हुए, उसके बाद अभी से ऐसे लांछन लगा रहे हैं, अभी कहाँ तक सही माना जाए? चंद नहीं हुए सरकार, पिछली बार भी उनकी सरकार थी, पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, ये दूसरा उनको मौका मिला, जनता ने दिया। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रकरण हाकिम सिंह, अरे करोड़ों अरबों का कारोबार करता है, बड़े बड़े नेताओं, सफेद पोशों का साथ है, मिला क्यों नहीं? मैं कहता हूँ मोदी जी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत सब, नो डाउट, मैं उनको कोई बुराई नहीं करूँगा। लेकिन क्या सीबीसीआईडी उन्हीं जगह घूमेगी जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है? जहाँ बीजेपी सरकार वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? अगर मोदी जी साफ स्वच्छ छवि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीता है वो चुनाव उन्होंने मोदी जी के नाम पे जीता, अपने नाम पे नहीं जीता। आज उत्तराखंड की स्थिति बदली, आप देखिए, रोडों की कनेक्टिविटी नहीं है, नेट के लिए अभी मंत्री जी ने कहा कि अब खंबे लगे, कब लगे जाएंगे पता नहीं कब लगे। हॉस्पिटल की स्थिति, वहाँ पलायन किस लिए? पलायन के रोजगार तो चलो हम कहते हैं सिस्टम में टाइम लगता, हम भी ये चीज नहीं सरकार। लेकिन एक बार रोजगार की बात कर रहे थे, 600 आदमियों को रोजगार नहीं दिया क्या एम्स के अंदर? ये कोई कम उपलब्धि है इनकी? अरे सर, आपने तो याद दिलाते, मैं तो भूल ही गया था इस बात को लेकर के। 600 आदमी, राजस्थान के बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि उत्तराखंड के आदमी की जमीन की कीमत इतनी तो है नहीं। वहाँ आप ये बताइए, जो वहाँ कम से कम 10-10 लाख रुपए, अभी इसमें 15-15 लाख रुपए का प्रकरण है, पर आदमी से 15-15 लाख रुपए लगे नौकरी लगाया गया कि आ जाओ भाई
नौकरी लगा दिए जाते हैं। वही हाल वहां हुआ, सीएम गवर्नमेंट ने एक बार भी जांच के आदेश नहीं दिए। उसमें मैं स्वयं धरने पे गया था। वो हम क्या कहते हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत बोले, 2-4 लोग ही गए तो धरना चल नहीं पाया है। तो मैं लोगों से भी कहूंगा, जनता से भी कहूंगा, युवा लड़कों से खासकर कहूंगा कि सड़क पर उतरने की बजाय अपने घर पे काले झंडे लगाए, काला कपड़ा बांध दीजिए। झंडे छोड़े कहाँ बनवाने, काला कपड़ा बांध दिए, ताकि क्षेत्र में दिखाई दे जाए, जो भी मंत्री नेता है सत्ता पक्ष का, उसे दिखाई दे जाए कि इस घर में बेरोजगार युवक रहता है। इसीलिए मैं सभी बेरोजगार युवकों को अपील करता हूँ। और मैं कुछ दिन में आने वाला हूँ सड़क पे, और मैं गांव गांव जाऊंगा, गांव गांव लोगों से मिलूंगा, इस बात के लिए कहूंगा कि ये यूकेएससी घोटाला हुआ क्यों, हमारी रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। जी आप मालूम है आप क्या कह रहे हैं, काले झंडे लगा करके सरकार के विरोध करना, ये मालूम है ये एक तरह से अगर सरकार चाहे तो आप देशद्रोही का या किसी तरह का मुकदमा मांगना कुछ भी कर सकती है। आप युवा को भड़काने वाली दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लगाए तो सही, हमें करें तो सही, हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे सीबीआई जांच कराइए यूकेएसएससी घोटाले की, ईडी के छापे मारिए, जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन पे ईडी के छापे क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है। काले झंडे तो मैं विरोध कर, सरकार का विरोध तो तभी होता है जब गलत नीतियां होती है। सरकार का विरोध भाई करेंगे नहीं तो क्या करें, घर में बैठ जाए चुपचाप, आप बताइए, घर में बैठ जाए। अंत इसका और भी कोई तरीका होता है, इसके लिए जांच करें, ऊपर सरकार को लिख करके भेजें और युवा इकट्ठे होकर के जाकर अपना ज्ञापन दें। लेकिन काले झंडे लगाकर सरकार का विरोध जताना, ये आपको मालूम है ये बहुत बुरा माना जाता है हमारे इतिहास में, हमारे संविधान में। काले झंडे सरकार हमको देश के खिलाफ थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो अपने रोजगार के लिए लगा रहे हैं, ताकि जनता को जब पता चले, जो वो कहती। हाँ, एक बात और याद आई, मैं काटूंगा, मुझे याद है 2017-18 में एक समिट इन्वेस्टर हुआ था, रोजगार दिया जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी सब गए थे, मोदी जी धर्मार्थ निकेतन में, बड़े बड़े वो सेमेस्टर, इतने लाख लोगों को रोजगार मिला। क्या मिला, किसने इन्वेस्ट किया, मुझे आंकड़े बताइए। आप मीडिया में आप घूमते रहिए, कितने लोगों को रोजगार मिला सेमेस्टर। कोरोना काल चलो मान गया, फिर भी योजना बनी थी, कितने लोगों को रोजगार मिला। हमारे यहाँ एल&टी कंपनी जो रोजगार की बात कर रहा है, जो हमारे यहाँ 4 धाम के लिए एक सड़क बना, सारी बाहर की कंपनी का, सारी बाहर की लेबर आई, हमारे लोकल लोग परेशान रहे, उनको नहीं लगाया गया। दूसरा एल&टी कंपनी ये रेलवे प्रोजेक्ट बना रही है, रेलवे प्रोजेक्ट में हमारे कोई आदमी ने, हमने आंदोलन भी किया, तब जाके हमारे 2-4 आदमी लगाए गए। इतनी दादागिरी है उनकी। सरकार क्या अनदेखी कर रही है, सरकार को 75% रोजगार उत्तराखंड वासियों का है। अब ये बताइए क्यों नहीं देते 75, क्यों नहीं ओपन भर्ती निकालते हैं, जितनी भी ओपन भर्ती आ रही निकालने के नाम पे कैंसिल कर दी जाती हैं। ये यूकेएसएससी मामला पूरा क्या है, एक उस पर नजर डालें। यूकेएसएससी मामला जब पेपर होते थे, जब इनकी पहले सेटिंग हो जाती थी, और ये कहीं रुद्रपुर से खुला ये मामला, वहां पर कहीं इनका सेंटर था, वहां पर ये ले जा करके पेपर में बाकायदा नकल उतरवाते। एक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए लेते थे, जिस हिसाब से पोस्ट उस हिसाब से लेते थे, और वहीं पेपर हल किया और वो नौकरी लग गया। जो बेचारा उत्तराखंड का पढ़ा लिखा नौजवान युवक जो मेहनत करा दिन रात, वो पास नहीं हो पा रहा, उसको मेडिकल में कहीं ना कहीं फेल कर दिया जाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। लास्ट में वो अपने बर्तन मांजने कहीं और चला जाता बेचारा, मजबूर होकर के। तो ये पलायन कैसे रोकेगा जब हमारे लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ यूकेएसएससी का जो मामला चल रहा है, ये एसटीएफ से ना करा करके सीबीसीआई से कराया जाए, और जिन लोगों के नाम है वो उजागर किए जाए। अब ये बड़े चौड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे ये तो हमारा अधिकार है। अरे भाई, तुम्हारा अधिकार तो सब कुछ है, सत्ता की हमारी जनता भी बेवकूफ है। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जो इन लोगों को चुनती है, इन्हें बैठाती है, तो किसको चुनेगी? ईमान को? आप ईमानदार हैं? बिल्कुल मैं ईमानदार हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी कागज आप लेंगे अपने क्षेत्र में ईमानदार। आपकी सरकार का तो सबको मालूम 70 साल तक क्या कहा उन्होंने। अरे आप सारे चारों बखान हो रहा, आप जानते ही हैं। 70 साल से पहले एक बार होता है, इस देश को जोड़ा तो कुछ दिया तो है। आज ये बेच के आ रहे हैं, जो हमने बनाए वही तो बेच रहे हैं। रेलवे हमने बनाया, सब कुछ हमने बनाया, आज एयरपोर्ट हमने आज बेच के आ रहे हैं। जब हमने कुछ बनाया तो बेच भी तो ये रहे, बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, आप बताइए। तो क्या आप नहीं मानते विकास नहीं हो रहा है? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, 4 धाम की यात्रा तो सुगम होने हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, 4 धाम जो विकास हो रहा है उसमें बाहर के लोग आएंगे, यात्रा करके चले जाएंगे। क्या गांव का आदमी कितने, उससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा। कितना रोजगार मिला पता है ना किसके, सारे बाहर वालों को। हम भू अधिक उसके भू कानून की बात कर रहे हैं, सारे लोगों ने वहाँ करोड़ों रुपए में जमीन के औने पौने दाम में खरीद लिया, बहला फुसला करके। आज वो लोग बेरोजगार बैठो। उत्तराखंड
उत्तराखंड बर्बाद नहीं हो रहा है, उत्तराखंड हमेशा आबाद रहेगा, लेकिन पहाड़ का आदमी बर्बाद हो रहा है। सरकार उनको ही बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो भू कानून जब खंडूरी जी थे बीजेपी के थे, नो डाउट, मैं कांग्रेस को तो मैं ये नहीं कि उनके बड़े, उन्होंने भू अधिनियम को बहुत अच्छे से लागू कर, वहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन जैसी बीजेपी ने फिर देखा निशंक जी को बनाया, निशंक जी ने सारी खोल दी, फिर इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी खोली। कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी जमीनें नहीं बिकी जितने। अब एक और आपको आंकड़ा बताता हूँ, जितना पलायन जब उत्तर प्रदेश में था हमारा उत्तराखंड, तब पलायन इतना नहीं हुआ। आप बेरोजगारी, आप उसके आंकड़े देख लीजिए। आज जब से उत्तराखंड अलग हुआ तो उसका 5 गुना 10 गुना वहाँ पलायन हुआ है। क्या कारण है, क्या नीतियां बनी? हर गांव में 10-10, 15-15 स्कीमें लाई जा रही हैं। उन स्कीमों का अगर 25% बेनिफिट होता तो मैं कहता कि हाँ बेनिफिट हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक। बताइए, अभी मैं इस मामले को लेकर के कोर्ट में जा रहा हूँ कि किस गांव की क्या प्लानिंग हुई, वो फेल हुई क्यों। जनता को दंडित जिन अधिकारी ने वो स्कीम बनाई है, वो योजनाएं बनाई है, क्यों बनाई गई है, उनको दंडित किया जाएगा जब उसका बेनिफिट नहीं पहुंचा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए उनको दंडित जी। रोजगार मिलने के लिए वहां पर हमारे यहाँ 75%, आज फिर दोहराओ, हमारा अधिकार, हमारे उत्तराखंड वासी बताया 75% अधिकार। आपको बताऊं, वो बाहर वालों ये क्या करते हैं, काफी टाइम से उन्होंने निकाली नहीं भर्तियां, तो ये क्या कहते हैं बैक डोर से, जो 25% का ना उन्हें बैक डोर से कर लेते हैं, क्योंकि वो 10-10, 15-15 लाख रुपए उनके लिए आम बात है, वो नौकरी ले जाए। आज हम उत्तराखंड की राजधानी, तो हमें लगती नहीं गढ़वालियों को पहाड़ियों की राजधानी है। 15 लाख रुपए का कोई गढ़वाली भी दे रहा है क्या? गढ़वाली कहाँ से देगा बेचारा, लगता हो तो हल्ला को बचाता, उसके पास है ही नहीं देने के लिए। वो तो अपनी मेहनत करता है बेचारा, पढ़ता लिखता है। आप देखिए, आप भी आसपास देखिए पहाड़ के लोग कितना बाहर पलायन, क्यों नहीं जाते अपने वापिस, क्यों नहीं जाते? यही रीजन है, भीख मांगनी पड़ती है दूसरे राज्यों में। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, दूसरे राज्यों में भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए हमारा नौजवान वहां कहता है पहाड़ का पानी, पहाड़ की जमाने उसके काम नहीं आ रही है। पानी तो अब थोड़ा थोड़ा आने लगे। हम गाजियाबाद में, दिल्ली में हमारा पानी पीते लोग नदियों का, हमारे वहां पर पानी नहीं, स्रोतों का यूटिलाइज नहीं हो रहा। गर्मी में और दिक्कत होती है, झरने हरा भरा कहा जाता है उसको, कहाँ से करेंगे हम बताइए। एसएससी घोटाले की बात जो कर रहे थे आप, इसके अंदर आप मेन मुख्य आरोपी किन को मानते हैं और उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ये बताएं आप, और क्या चाहते हैं आप? एसटीएफ ने करीब 27 लोगों को पकड़ा है, जो हाकिम सिंह सबसे प्रमुख है जी। और उन 27 लोगों को इन्होंने कह रखा कि हमने पूरा इधर क्यों नहीं ओपन करे और कितने नाम, क्योंकि हाकिम सिंह एक कोई छोटा आदमी नहीं है। हाकिम सिंह आज के टाइम कम से कम 1000-2000 करोड़ का आदमी है। एसडीएम का ड्राइवर 1000-2 करोड़ क्या उसने खुद ही गबन किए होंगे। उसके साथ सफेद, उसके 5 स्टार होटल है, उसके साथ डीजीपी साहब, कई लोग उसके होटलों में ठहरते, उसका फोटो खिंचवाते, सब करते। तो बताओ उस पर जांच का कैसे भरोसा करें हम उस पर? रोजगार तो मिलना चाहिए ना लोगों को, रोजगार। मैं यही कहूंगा सारे युवाओं को दोबारा कि अपने घर पे काला कपड़े का झंडा बांधे, चाहे कहीं पुराना कपड़ा हो, चाहे कुछ भी बांधे, और ताकि जब तुम्हारे क्षेत्र में कोई मंत्री, कोई भी सीएम भी अगर हेलीकॉप्टर लेकर कहीं जाता है ना, तो उसे वो काले झंडे दिखाई देने चाहिए कि हम विरोध है उत्तराखंड की जनता के ऊपर, जिन्होंने तुम्हें इतना बहुमत दे करके दूसरी बार चुना है। अभी आप केंद्र से क्या चाहेंगे? केंद्र से सीबीआई की मांग चाहते हैं, और जिन लोगों पर अथाह धरना है। अगर यही सरकार, अगर बीजेपी की यहाँ पर नहीं होती ना, डबल इंजन की सरकार है, शायद मोदी जी का इंजन शायद अभी रुका हुआ होगा, सेंटर से रिपेयर हो रहा होगा वो, तो जब वो रिपेयर हो जाएगा शायद सीबीआई तभी पहुंचेगी। अभी आपको मालूम है ईडी सीबीआई सब बिजी है दिल्ली में और स्टेटों के अंदर, आपको मालूम है, फिर आप उसकी मांग कर रहे हो। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि बिजी है, मतलब सरकार पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है। इतना छोटा विभाग है सीबीआई। बंगाल वालों ने तो मना कर दिया, बिहार वालों ने तो मना कर दिया, जबरदस्ती घुसे जा रहे हो, है कि नहीं? आप डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड करें, हमारी डिमांड को पूरी तो करो। अब उत्तराखंड की सरकार तो लिख के देगी नहीं, क्योंकि उसी के उसमें घोटाला हुआ है। सीएम धामी जी हैं, सब है। मैं तो कहता हूँ सीएम धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, जो ईमानदार सभी कहते हैं। उनके नीचे घोटाला हुआ है, जब प्रमुख नहीं, जब प्रमुख के नीचे अगर घोटाला हुआ है, जब राजा के नीचे होता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? जी, तो बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? मैं इस्तीफा मांगूंगा, मैं जनता से भी कहूंगा। अभी बीच जाने वाला हूँ मैं गाँव वालों, सभी अपने विधानसभा क्षेत्र के, और मैं अपने क्षेत्र में कांग्रेस करता हूँ, गाँव गाँव जाइए और काला झंडा, जिस तरह से मुहिम में तिरंगा यात्रा था, अमृत महोत्सव था, हमने भी मनाया, लेकिन एक महोत्सव और मनाइए बेरोजगारी का, लगाइए काला झंडा, बता दीजिए सरकार को कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, सरकार चलाइए जैसे मर्जी चलानी है। और मैं उन विधायकों, अगर ईमानदारी रखते हैं अपनी, चाहे वो बीजेपी का चाहे कांग्रेस का है,
सड़कों पे उतरिए अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के अपनी उनकी नौकरी लगवाने बिजी मत रहिए। हम वहां पर आएंगे और वहां पर पूर्ण विरोध करके जितना हमारे अंदर जोश होगा हम उससे करेंगे। यानी जो भी इस टाइम सत्ताधीन है उन्होंने रेवड़ियां बांटी हैं अपनों अपनों को। रेवड़ियां बांटी उन्होंने, अरे रेवड़िया के बांटे उन्होंने तो कट्टे कट्टे बांट दिए। रेवड़िया तो 2-4 बांटते हैं, उन्होंने तो पूरे कट्टे कट्टे बांट दिए। सबने बांटे। इसका मतलब जो आपने हमारे सामने नाम सुन के आ रहे हैं, चारचंद प्रेमचंद गोयल है, रेखा आर्या है, सीएम धानी है ना, मदन कौशिक। ये स्थिति हो रही है उत्तराखंड के। उत्तराखंड का बेचारा युवा इतना समझदार है, अभी तो सड़क पे तोड़फोड़ आगजनी नहीं की उसने, अग्निवीर में सबने तोड़फोड़ आगजनी नहीं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ के युवक ने नहीं करा बिल्कुल भी इसका विरोध। अग्निवीर में क्यों नहीं अपने को आगे बढ़ाते हैं? गए अभी भर्तियां हुई वो, वहां भी आपने देखा वो वहां भी धांधलियां चल रही है। आर्मी पे मैं तो खैर नहीं मानता इस बात को, आर्मी गुड जो भी है हमारे जाता बात, लेकिन इस बार वो शिकायत कर रहे हैं, जबकि सतपाल महाराज ने अपने वर्जन में दिया कि मैंने बात की है, मैंने कहा जो 5-40 सेकंड का जो उनका दौड़ का रनअप होता था तो वो 5-10 उसमें खत्म करे। पहले एक साथ बहुत सारे लोगों को दौड़ाते थे, बहुत सारे युवाओं को दौड़ाते थे, इस टाइम 8-10 तक दौड़ा रहे हैं, यानी कि काफी टाइट तरीके से भर्ती की जा रही है। तो हम ये इसी प्रकार हमारी निगाह बनी रहेगी आगे भी, और आगे फिर क्या स्थिति निकल के आती है, इसमें हाकिम सिंह के साथ कौन कौन लोग आते हैं, इसमें क्या वाकई काले झंडे कामयाब होते हैं या कोई इस्तीफा गिरता है या कोई जांच होती है, हम आगे प्रोग्राम फिर दिखाएंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि हम हर उस खबर को गहराई तक लेके जाएंगे जहां तक अंत होता है। तो देखते रहिए अंत तक। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, हमारे शो के अंदर, कार्यक्रम के अंदर जो हमारे गेस्ट आए हैं कमल सिंह रावत, ये इनके अपने विचार हैं, इनसे हमारे चैनल को कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार।